आप सभी दोस्तों का गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बिना समय गवाते हुए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? और इसके लिए ऑप्शन है भाग 5, भाग 6, भाग 8 या भाग 9। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है भाग 8। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भारतीय संविधान के भाग 8 से संबंधित हैं और आर्टिकल या अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक इनको दिया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संविधान के भाग 8 में है, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। इतना चीज दोस्तों आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सभापति है? और इसके लिए ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विपक्ष के नेता। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं दोस्तों वो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो। तो यहां से आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है? और इसके लिए ऑप्शन है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 109। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अनुच्छेद 108। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 108 है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों ज्वाइंट सीटिंग, जो कि है अनुच्छेद 108 में। और ज्वाइंट सीटिंग या संयुक्त बैठक जो दोनों सदनों की होती है दोस्तों वो बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय, और ज्वाइंट सीटिंग या संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के जो सभापति या स्पीकर होते हैं। तो यहां से आप लोग इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए ऑप्शन है एनीमोमीटर, वोल्टमीटर, बैरोमीटर या थर्मामीटर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों बैरोमीटर। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो अन्य ऑप्शन है दोस्तों उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिए। तो जो एनीमोमीटर होता है वो वायु या एयर को मापता है, और वोल्टमीटर दोस्तों वोल्टेज को मापता है, और थर्मामीटर दोस्तों टेम्परेचर को मापता है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि एनीमोमीटर एयर या वायु को मापता है, वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है, और थर्मामीटर टेम्परेचर को मापता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया?
तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 44। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि हुआ था दोस्तों 1978 में, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहले दोस्तों संपत्ति का अधिकार ये मूल अधिकारों में आता था और इसे 44वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1978 में, उसके द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद मूल अधिकारों में दोस्तों कुल जो मूल अधिकार है वो बचे 6। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में कुल मूल अधिकार कितने हैं, तो वो हैं दोस्तों 6। बाकी जो संपत्ति का अधिकार है जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया, वो अब हो गया है दोस्तों लीगल राइट या विधिक का अधिकार, जो कि है संविधान के भाग या पार्ट 12 में और आर्टिकल या अनुच्छेद 300A में। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल हमारे पेट में बनता है? और इसके लिए ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फार्मिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे पेट में जो अम्ल बनता है वो बनता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसका फार्मूला होता है दोस्तों HCl। बाकी दोस्तों जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसे अम्लराज कहा जाता है और इसका फार्मूला होता है या सूत्र होता है H2SO4। और ये जो फार्मिक अम्ल है दोस्तों ये चींटियों में पाया जाता है, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें है निम्नलिखित में कौन वायरस जनित रोग है? और इसके लिए ऑप्शन है गंजापन, क्षय रोग, डेंगू या डिप्थीरिया। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है डेंगू। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो डेंगू है वो वायरस जनित या विषाणु से संबंधित रोग है जो कि मच्छरों के काटने से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें है भारत के स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है? और इसके लिए ऑप्शन है 15,000 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 15,400 किलोमीटर या 15,500 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 15,200 किलोमीटर। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत के कुल स्थलीय सीमा का विस्तार है दोस्तों वो है 15,200 किलोमीटर और जो भारत की तटीय सीमा है दोस्तों वो है 6100 किलोमीटर। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो कुल तटीय रेखा या जो कुल कोस्टल लाइन है दोस्तों इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल है, वो हो जाता है दोस्तों 7516 किलोमीटर। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत की कुल जो तटीय रेखा है वो है दोस्तों 6100 किलोमीटर और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर ले लिया जाए तो जो भारत की कुल तटीय रेखा या टोटल कोस्टल लाइन है दोस्तों वो है 7516 किलोमीटर। इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहीं पर दोस्तों आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो भारत का जो सीमा है उत्तर से दक्षिण तक अर्थात नॉर्थ से साउथ तक वो है दोस्तों 3214 किलोमीटर। और दोस्तों पूरब से पश्चिम तक या ईस्ट से वेस्ट तक वो है दोस्तों 2933 किलोमीटर।
तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि भारत की कुल स्थलीय सीमा का विस्तार है 15,200 किलोमीटर और भारत की तटीय सीमा का विस्तार है दोस्तों 6100 किलोमीटर और कुल तटीय सीमा का विस्तार जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी अगर शामिल कर लिया जाता है तो वो हो जाता है दोस्तों 7516 किलोमीटर और भारत के नॉर्थ से लेकर साउथ या उत्तर से लेकर जो दक्षिण सीमा है उसकी लंबाई है दोस्तों 3214 किलोमीटर और भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है दोस्तों 2933 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें है जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है और इसके लिए ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जोजिला दर्रा भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। बाकी दोस्तों सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। ये चीज़ आप लोग यहाँ से नोट करते रहिएगा कि सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला और जेलेपला दर्रा और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों बोमदिला और यांगयप और दीफू, ये दर्रे स्थित हैं दोस्तों और हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिपिकीला दर्रा, सिपिकीला दर्रा। तो सिक्किम में नाथुला और जेलेपला, अरुणाचल प्रदेश में बोमदिला, बोमला, दीफू, यांगयप और जम्मू कश्मीर में हो गया जोजिला दर्रा और हिमाचल प्रदेश में हो गया सिपिकीला दर्रा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें है दाल निम्न में से किसका सबसे अच्छा स्रोत है और इसके लिए ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि दाल प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि दाल सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें है निम्नलिखित में कौन कार्बन के अपरूप नहीं है और इसके लिए ऑप्शन है ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफेन या ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि है ऑक्सीजन। तो कार्बन के जो एलोट्रोप हैं दोस्तों या जिसे अपरूप भी कहा जाता है वो हैं ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफेन और जो कार्बन का अपरूप नहीं है वो है दोस्तों ऑक्सीजन। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो ग्रेफाइट है दोस्तों ये विद्युत का सुचालक है और इसका इस्तेमाल किया जाता है बैटरी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें है मौर्य वंश के किस शासक ने कलिंग लड़ाई के पश्चात युद्ध लड़ना छोड़ दिया और इसके लिए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या बृहद्रथ। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है अशोक। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि मौर्य वंश का शासक था अशोक जिसने कलिंग युद्ध के बाद लड़ाई लड़ना छोड़ दिया था। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के थे दोस्तों बिंदुसार और बिंदुसार के दो लड़के हुए दोस्तों जिनका नाम था सुसीम और अशोक, जिसमें अशोक ने सुसीम को 273 बीसी में मारकर 269 में
मगध के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। और इसी अशोक ने दोस्तों कलिंग लड़ाई के बाद युद्ध छोड़ दिया था। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए थे दोस्तों बृहद्रथ, जिसको पुष्यभूति ने मार दिया था और नए भूति वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश का संस्थापक था और चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के हुए बिंदुसार और उसके बाद बिंदुसार के लड़के हुए अशोक और मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें है 1857 के विद्रोह में दिल्ली में भारतीय सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। और इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों बेगम हजरत महल, मौलवी लियाकत अली, बहादुर शाह जफर या बाबू कुंवर सिंह। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बहादुर शाह जफर। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली में भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। बाकी दोस्तों बेगम हजरत महल ये दोस्तों लखनऊ में भारतीय सेना का नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति के दौरान। और मौलवी लियाकत अली ये थे दोस्तों इलाहाबाद में। और बाबू कुंवर सिंह ये दोस्तों भारतीय सेना का या विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बिहार में। तो इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली में भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर और लखनऊ में नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल और इलाहाबाद में थे मौलवी लियाकत अली और बिहार में थे बाबू कुंवर सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें है किस मुगल बादशाह को खुर्रम के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या मोहम्मद बिन कासिम। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है शाहजहां। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुगल बादशाह शाहजहां के बचपन का नाम था दोस्तों खुर्रम और ये शाहजहां लड़के थे जहांगीर के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। और इसके लिए ऑप्शन है द्रव्यमान, गति, आयतन या बल। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बल। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा द्रव्यमान, गति और आयतन ये सभी हैं दोस्तों अदिश राशि। बाकी बल हो गया दोस्तों, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सब हैं सदिश राशि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। और इसके लिए ऑप्शन है 20 जनवरी, 23 मार्च, 24 जनवरी या 2 मई। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 24 जनवरी। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। और उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषा हैं, पहला है दोस्तों हिंदी और दूसरा है उर्दू। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें है निम्नलिखित में कौन भारत में अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों जो राइट आंसर हो गया वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आयकर या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इनकम टैक्स। तो ये जो आयकर या इनकम टैक्स है दोस्तों वो डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है।
बाकी दोस्तों सेवा कर, बिक्री कर और मनोरंजन कर, ये तीनों दोस्तों अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि आयकर ये दोस्तों अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। और ऐसे ही दोस्तों एक कर होता है निगम कर, ये भी दोस्तों एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। और भारत में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू या राजस्व इकट्ठा होता है वो होता है दोस्तों निगम कर से या कॉरपोरेट टैक्स से, जो कि है दोस्तों एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें है निम्नलिखित में किसके द्वारा पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। और इसके लिए ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग या राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है राज्य चुनाव आयोग। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय लिया जाता है वो लिया जाता है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें है भारत में प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ लाया जा सकता है। और इसके लिए ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में या विधानसभा में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है केवल लोकसभा में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री महोदय के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है वो आ सकता है दोस्तों केवल और केवल लोकसभा में, और ये लाया जाता है विपक्ष के नेता के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। और इसके लिए ऑप्शन है 1526, 1556, 1761 या 1576। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1526। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और 1556 में दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, और ये हुआ था अकबर के संरक्षक बैरम खान और हेमू के बीच में। और 1761 में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, और ये हुआ था दोस्तों अफगान के मोहम्मद शाह अब्दाली और भारत के मराठाओं के बीच में। और 1576 में दोस्तों ये हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो ये इन चारों युद्धों को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था बैरम खान और हेमू के बीच में, और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अफगानिस्तान के मोहम्मद शाह अब्दाली और भारत के मराठाओं के बीच में, और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। और इसके लिए ऑप्शन है आम, नीम, अशोक या पीपल। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अशोक। तो अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 और इसमें है उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है।
तो इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, जौनपुर और वाराणसी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है श्रावस्ती। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो वो है दोस्तों श्रावस्ती। और श्रावस्ती दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। और यदि दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की जो महिलाएं हैं वो सबसे कम साक्षर हैं, तो भी हो जाएगा दोस्तों श्रावस्ती। और इसमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है गौतम बुद्ध नगर, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। बाकी दोस्तों जो जौनपुर है ये उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात के मामले में सबसे ऊपर का जिला है, अर्थात जौनपुर का जो लिंगानुपात है वो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सबसे ऊपर है। तो इतना चीज़ दोस्तों इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें है कछुआ वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। और इसके लिए ऑप्शन है लखनऊ, बाराबंकी, वाराणसी या सीतापुर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है वाराणसी। तो कछुआ वन्य जीव विहार स्थित है दोस्तों काशी की धरती में, अर्थात वाराणसी में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। और इसके लिए ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, डॉक्टर लालजी सिंह या डॉक्टर राजपाल। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एम.एस. स्वामीनाथन। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को, और भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है दोस्तों वर्गीस कुरियन को, और डॉक्टर लालजी सिंह है दोस्तों भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर लालजी सिंह भारत में डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के फिंगर प्रिंटिंग के जनक कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर लालजी सिंह को, और वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, और एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें है निम्नलिखित में किस स्थान पर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो और इसके लिए ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या राजगृह। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बोधगया। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया से, और गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों सारनाथ में, और गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, और जो बुद्ध परिषद या बुद्धा काउंसिल का आयोजन हुआ था दोस्तों वो पहली बार हुआ था राजगृह में। इतना चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में, और पहली बार गौतम बुद्ध जी ने उपदेश दिया था सारनाथ में, और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी दोस्तों कुशीनगर में, और जो बुद्धा परिषद या बुद्धा काउंसिल का आयोजन हुआ था वो पहली बार हुआ था राजगृह में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें है भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क हैं। तो इसके लिए ऑप्शन है 50, 90, 100 और 106। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में जो कुल राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क हैं वो वर्तमान में हैं 106 2023 तक।
तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 और इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसके लिए ऑप्शन है 1860, 1885, 1900 या 1905। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1885। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी मुंबई में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 और इसमें है निम्नलिखित में कौन न्यूजीलैंड की राजधानी है? और इसके लिए ऑप्शन है कैनबरा, वेलिंगटन, लंदन या नेपियर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है वेलिंगटन। तो न्यूजीलैंड की राजधानी है दोस्तों वेलिंगटन और ये कैनबरा राजधानी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 और इसमें है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब हुआ था? और इसके लिए ऑप्शन है 1960, 1975, 1982 या 1986। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1982। तो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन हुआ था दोस्तों 1982 में और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का मुख्यालय या हेडक्वार्टर है दोस्तों इलाहाबाद या जिसे वर्तमान में कहा जाता है प्रयागराज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 और इसमें है सत्रिय नृत्य जो कि शास्त्रीय नृत्य है भारत के किस राज्य से संबंधित है? और इसके लिए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम या मेघालय। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है असम। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि सत्रिय नृत्य शैली ये दोस्तों है असम की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 और इसमें है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? और इसके लिए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या आत्मारंग पांडुरंग। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय जी और दयानंद सरस्वती दोस्तों किए थे आर्य समाज की स्थापना और आत्माराम पांडुरंग दोस्तों ये किए थे प्रार्थना समाज की स्थापना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और इसमें है भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान स्थित है? और इसके लिए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या गुजरात। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हरियाणा। तो भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान ये स्थित है दोस्तों हरियाणा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 और इसमें है स्थानीय जेल और पुलिस किस विषय से संबंधित है? और इसके लिए ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है राज्य सूची। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा
कि जेल और ये पुलिस ये दोनों संबंधित हैं दोस्तों राज्य सूची से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 और इसमें है सिख धर्म की स्थापना किसने किया था। और इसके लिए ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन सिंह जी, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है गुरु नानक देव जी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिख धर्म की स्थापना किए थे गुरु नानक देव जी। और गुरु नानक देव दोस्तों सिख धर्म के पहले गुरु थे। और यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, जो कि सिख धर्म की स्थापना किए थे। और सिख धर्म के अंतिम गुरु या 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में सिविल सर्विसेज का जन्मदाता किसे माना जाता है। और इसके लिए ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में सिविल सर्विसेज के जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों यंग इंडिया पत्र के लेखक कौन थे। और इसके लिए ऑप्शन है एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या नेहरू जी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है महात्मा गांधी। तो यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन इन तीनों पत्रों का लेखन किया था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और इसके लिए ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या नागालैंड। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जो कि है नागालैंड। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम ये तीनों दोस्तों चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि नागालैंड चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बस दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग गगन GS स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।